गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका सीएस प्रोफेशनल में। बहुत 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 सारी बधाइयां बच्चों। यू हैव ऑलमोस्ट डन more than half of years of journey in relation with your dream, that is company secretaryship. मैं सीएच श्रेयांश जैन दोस्तों स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और बार। और बच्चों आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सीएस प्रोफेशनल के इंट्रोडक्शन पर और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स पर। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बताइए, तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन अगर मुझे बोलना चाहिए तो वो होता है बच्चों की बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, बिकॉज आई एम नाउ अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर नाउ अ कंपनी सेक्रेटरी, बिकॉज you are almost into, like, you are going to start your training soon, or you may have even started your training as well. तो ऐसे केस में बच्चों सीएस प्रोफेशनल को समझने के लिए किसी लॉ को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, when we are in relation with the income tax, when we are considering GST, when even we are talking about Companies Act, we are talking about FEMA, whatever it is, ध्यान से समझिएगा। किसी भी लॉ को जिसको लेकर हम डील करते हैं, मेजरली इट इज इनकम टैक्स, whether it is Companies Act, whether it is GST, whether it is SEBI Act, whatever it is, एक बात ध्यान रखना, इन समस्त लॉ को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। वन इज कंप्लायंस, एंड अनदर वन इज बच्चों लिटिगेशन। किसी भी लॉ को अगर मैं बात करता हूं, मेजरली जो किससे संबंधित है, कॉर्पोरेट से संबंधित है, वेदर इट इज कंपनीज एक्ट, वेदर इट इज फेमा, वेदर इट इज इनकम टैक्स, ध्यान रखिएगा इनको समझने के लिए आपको सबसे पहले इन्हें दो हिस्सों में डिवाइड करना होगा। वन इज बेसिकली कंप्लायंस और अनदर वन आई शुड से इट इज अ लिटिगेशन। Whenever I talk about compliance को इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे आप अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है तो there is a certain requirement that you need to follow। आपको हो सकता है कुछ रिक्वायरमेंट फॉलो करना पड़े, और ये रिक्वायरमेंट कौन सी हो सकती है दोस्तों, तो मुझे कहना चाहिए कि अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट की है आपने, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने हैं एनुअली, आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है, बोलिए आपको एजीएम रखना है। इसका मतलब अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं, आप लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की बात करते हैं, यू आर रिसीविंग एफडीआई, तो आपको सर्टेन कंप्लायंसेस फॉलो करना पड़ेंगे। अगर आप जीएसटी में इन्वॉल्व हैं तो देयर इज अ सर्टेन रिक्वायरमेंट, आपको जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे। ये सारी चीजें कुछ और नहीं बच्चों क्या कहलाती हैं, कंप्लायंसेस, व्हिच मे बी इवेंट बेस्ड, और या फिर आप हो सकता है टाइम बेस्ड। ठीक है, अब चाहे ये कंप्लायंसेस किसके हों दोस्तों, कंपनीज एक्ट 2013 के हों, चाहे ये कंप्लायंसेस सेबी एक्ट के हों बच्चों। सर सेबी एक्ट में कौन से कंप्लायंसेस हो, एलओडीआर के कंप्लायंसेस सेबी को ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग में कंप्लायंसेस, एसएसटी में कंप्लायंसेस, ये किसके हैं बच्चों, सेबी एक्ट के कंप्लायंसेस हैं, व्हिच मे बी इवेंट बेस्ड, व्हिच मे बी टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड का मतलब क्या है, जो हर साल आपको करना है, रिस्पेक्टिव ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट। होता है या नहीं होता है, आपको तो करना ही पड़ेगा, जैसे एनुअल रिटर्न फाइल करना, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने कंपनी में कौन सा बिजनेस किया है नहीं किया है, इस बात से लेना देना नहीं है। इवन आपने एजीएम रखी है नहीं रखी है, डजंट मैटर। व्हाट यू नीड टू डू इज बेसिकली टाइम बेस्ड कंप्लायंसेस, आपको क्वार्टरली एनुअली ये सब काम करने। इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस का मतलब क्या होता है बच्चों, जो इवेंट पर डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर डायरेक्टर अपॉइंट किया है, देन ओनली यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल DIR 12।
अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है या एनी अदर रेजोल्यूशन जो सेक्शन 117 कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है या एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया गया है जो 117 में दिया गया है, तो ऐसे केस में आपको एमजीटी 14 फाइल करना पड़ेगा। तो दैट इज बेसिकली इवेंट बेस्ड। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? कंप्लायंस इज व्हाट यू नीड टू फॉलो ऑन एवरी डे टू डे बेसिस, वेदर इट इज इवेंट बेस्ड, वेदर इट इज टाइम बेस्ड। सच कंप्लायंसेस मे बी ऑफ कंपनीज एक्ट, मे बी ऑफ सेबी एक्ट, मे बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, बोलो, मे बी ऑफ जीएसटी, बताइए, मे बी ऑफ FEMA, बताइए हाँ या ना। ठीक है, सेबी इंक्लूड एसपीआरए एज वेल, डिपॉजिटरी एक्ट एज वेल, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू डेविएट फ्रॉम इट, दैट्स व्हाई। ठीक है, सेबी एक्ट मतलब सिक्योरिटी लॉस कंप्लीटली। तो दीज आर ऑल अबाउट कंप्लायंसेस दैट यू हैव टू मेक। ठीक है, हर लॉ में, चाहे कंपनीज एक्ट की बात करूं, सेबी की बात करूं, इनकम टैक्स में, एक हिस्सा होता है बच्चों कंप्लायंस, विच मे बी टाइम बेस्ड, विच मे बी इवेंट बेस्ड, करेक्ट। बट कंप्लायंसेस अगर आपने नहीं किए हैं, कंप्लायंसेस अगर आपने नहीं किए हैं बच्चों, तो दो तरीकों से इसे चेक किया जाता है। ठीक है, एक तरीका तो होता है बच्चों ऑडिट का, एक तरीका होता है ऑडिट का जिससे चेक किया जाता है कि आपने कंप्लायंसेस किए हैं या नहीं। बोलो हाँ या ना। तो आज कंपनीज एक्ट की, सेबी एक्ट की अगर कंप्लायंसेस की आप बात करते हैं या फेमा की आप कंप्लायंसेस की बात करते हैं, तो आप कौन सी ऑडिट करवा देते हैं? सेक्रेटरियल ऑडिट। और वहीं अगर इनकम टैक्स की, तो आप इनकम टैक्स ऑडिट तो आप पढ़ते ही हैं, टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट, बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या कि बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी वी आर सपोज टू फॉलो व्हाट आई शुड से, वी आर सपोज टू अधेयर कंप्लायंस, एंड such compliances whether they have been made by me or not are basically checked by audit irrespective of the act। ये कैसे होती हैं बच्चों? कंप्लायंसेस को चेक करने के लिए होती हैं, चाहे ये कंपनीज एक्ट की हो, चाहे ये सेबी की हो, चाहे जीएसटी की हो, अलग अलग तरह की ऑडिट और अलग अलग तरीके का व्यक्ति इन्हें कर सकता। बट पहला कंप्लायंसेस, देयर आफ्टर इट इज ऑडिट, जिससे चेक किया जाता है, बरोबर है। पर बच्चों मैंने क्या कहा, चेक करने के लिए सिर्फ ऑडिट की जाती है ऐसा नहीं है, कुछ रेगुलेटरी बॉडीज भी क्या करती हैं बच्चों, चेक लगाती हैं कि आपने सही किया है या नहीं किया है। और ये जो चेक होता है बच्चों, बोलो, ये चेक जो होता है वो कहां कहलाता है? लिटिगेशन, वेयर compliances are not done properly, where compliances are not done properly, then what happen? Then regulatory actions are taken। Then regulatory actions are taken, बोलो हाँ या ना। Such action में भी क्या हो सकती है बच्चों? Punishment, may be penalty, may be search and seizure, बताओ हाँ या ना। May be investigation, may be prosecution, prosecution मतलब क्रिमिनल केसेस, बोलो हाँ या ना। मे बी इंस्पेक्शन, मे बी, बोलो इंक्वायरी। Such type of actions may be taken if compliances are not being made। तो पहला तो इन कंप्लायंसेस को चेक करने के लिए वन रेगुलेटरी थिंग विच इज बीइंग डन इज नाउअडेज इज बेसिकली ऑडिट विच इज डन।
ठीक है। एंड देयर आफ्टर इसके अलावा भी आपने अगर कंप्लायंसेस किए हैं या नहीं किए हैं तो ये सारी चीजें आपके अगेंस्ट की जा सकती हैं, विच इज बेसिकली डज नॉट ओनली आई शुड से विच इज अनदर पार्ट ऑफ एवरी एक्ट, वेदर इट इज इनकम टैक्स, वेदर इट इज कंपनीज एक्ट, वेदर इट इज फेमा, वेदर इट इज जीएसटी, वेदर इट इज एफसीआरए, वेदर इट इज एनी अदर एक्ट, एचसीआरए। बात समझ में आई? डिपॉजिटरी। इसका मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी नाउ अ डेज देयर आर टू फील्ड्स विच यू कैन ऑप्ट फॉर। वन इज कंप्लायंसेस वेयर यू आर गोइंग टू डू व्हाट, तो आई शुड से आप लोग जो करने वाले हैं वो होगा बच्चों, बताइए, फॉर्म्स, टाइम बेस्ड, इवेंट बेस्ड compliances, correct? And apart from it what you can do is basically you can do audit। ठीक, तो एक एरिया जो प्रैक्टिस का या एक एरिया जो एक्सपर्टीज का हो गया वो हो गया बच्चों कंप्लायंसेस करना, विच आर जनरली बेसिकली रिलेट्स टू होम, आई शुड से जो किससे संबंधित है बच्चों, वो संबंधित है एम्प्लॉयमेंट से। वहीं जब मैं ऑडिट की बात करता हूं, वही जब मैं चेक की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं प्रैक्टिसिंग कंपनी से। दैट इज द वन फील्ड विच इज बेसिकली नाउ अ डेज जो अभी तक कंपनी सेक्रेटरीज कर रहे हैं। अब आज की तारीख में आईसीएसआई एक न्यू एरिया एक्सपेक्ट कर रही है, न्यू एरिया एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही है, वो है यंग कंपनी सेक्रेटरीज के लिए, दैट इज लिटिगेशन। It wants you people to be very good at litigation, इसलिए इसने सीएस प्रोफेशनल के न्यू सिलेबस में कुछ सब्जेक्ट मेजरली कौन से डाल दिए बच्चों, जो लिटिगेशन से डील, करेक्ट। तो इसका मतलब अगर मैं आज ये बात करने की कोशिश करूं कि सीएस प्रोफेशनल के 9 सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट कंप्लायंसेस से रिलेटेड हैं और कौन से सब्जेक्ट लिटिगेशन से रिलेटेड हैं, अगर मैं इस तरह से डिवाइड कर दूं तो यू वुड बी एबल टू हैव क्लियर आइडिया अबाउट कि तुम्हें किस एरिया में जाने के लिए कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है। मेरी बात समझ में आ रही? अरे बोलिए। तो मैं अभी आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि लॉज, चाहे कंपनीज एक्ट हो, चाहे फेमा हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, व्हाटएवर इट इज, ये 2 हिस्सों में बांटा जाना चाहिए। एक हिस्सा होना चाहिए कंप्लायंस, दूसरा होता है लिक्विडेशन। अभी तक कंपनी सेक्रेटरीज आर मोर इनटू कंप्लायंस ऑडिट, एंड नाउ आईसीएसआई एक्सपेक्ट यू पीपल टू बी वेरी गुड एट लिटिगेशन। और चूंकि ट्राइब्यूनल्स में प्रैक्टिस अब इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ एनसीएलटीज आर बीइंग इंक्रीज, तो ऐसे केस में अब वहां पर भी हम लोगों की कुछ छाप हो, हम लोगों की भी कुछ प्रेजेंस हो, हम लोगों का भी कुछ, बोलो, प्रभुत्व हो, कंपनी सेक्रेटरीज का प्रभुत्व हो। इसलिए आईसीएसआई ने न्यू स्ट्रक्चर में बच्चों प्रोफेशनल के बहुत सारे सब्जेक्ट प्योरली लिटिगेशन से दिए। मेरी बात समझ में आई? सबसे पहले जो सब्जेक्ट्स हैं मैं उनकी बात करता हूं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कौन से कंप्लायंसेस हैं और कौन से लिटिगेशन से हैं। तो व्हाटएवर एरिया यू ऑप्ट फॉर, यू हैव टू मेजरली फोर्स अपॉन, आपको उस एरिया में उस सब्जेक्ट पर ज्यादा पुश करना पड़े। मेरी बात समझ में? करेक्ट। चलिए, तो अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपको सीएस प्रोफेशनल में 3 मॉड्यूल हैं, फर्स्ट मॉड्यूल, सेकेंड मॉड्यूल एंड थर्ड मॉड्यूल, करेक्ट। फर्स्ट मॉड्यूल की मैं जब बात करता हूं तो देयर आर 3 सब्जेक्ट्स, एवरी मॉड्यूल हैज 3 सब्जेक्ट। आई एम नॉट ट्राइंग टू हैव थिंग्स ऑन इन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस। एक है एथिक्स, ठीक, दूसरा है टैक्स, तीसरा है ड्राफ्टिंग। मैं शॉर्ट में ही नाम लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है। वहीं जब सेकेंड मॉड्यूल की मैं बात करता हूं तो सेकेंड मॉड्यूल में बच्चों आपको है डीआर, जिसे कहा जाता है रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज। एक है सीआर, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, बोलो, वैल्यूएशन, इंसॉल्वेंसी, वाइंडिंग अप, ऑल दिस थिंग्स। फिर थर्ड वन इज डीडी, ड्यू डिलिजेंस, कंप्लायंस मैनेजमेंट, ऑडिट, इस तरह का, बोलो। और थर्ड जो ग्रुप है आपको बच्चों, फिर से कितने मॉड्यूल हैं? देयर आर थर्ड मॉड्यूल में कितने सब्जेक्ट हैं? 3। एक है बच्चों आपका CFL, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग,
ठीक, दूसरा आपका है इलेक्टिव ओपन बुक, ठीक है, जो आप चूज करेंगे, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज बेसिकली एमसीएस, जो कि ओपन बुक। करेक्ट। मैक्सिमम ऑफ यू मे हैव ऑप्टेड फॉर 2 ग्रुप्स और 3 ग्रुप्स। बहुत से ट्रेनिंग साथ में करते हैं तो दे में इवन अपीयर फॉर सिंगल ग्रुप। बात ग्रुप्स की नहीं है बच्चों, बात है इंटरेस्ट की, बात है स्कोप की, बात है फ्यूचर की। करेक्ट। तो अगर आप लोग सोचते हैं कि आपका फ्यूचर शुड बी इन लिटिगेशन, इट मींस कि आप लोग कोर्ट जाने वाले हैं, आप लोग एनसीएलटी जाने वाले हैं, आप ट्राइब्यूनल्स में अपीयर करने वाले हैं, तो व्हाट यू नीड टू फोकस अपॉन इज, तो मेरा कहना है कि आपको फोकस करने की जरूरत है लिटिगेशन पर। वहीं अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, कंपनीज में कंप्लायंसेस, तो आपको फोकस करनी है कंप्लायंसेस वाले एक्ट्स पर। मेरी बात समझ में आई? ठीक। तो अगर मैं बात करूं बच्चों कि व्हाट यू नीड टू डू, अगर मैं टैक्स की बात करता हूं तो टैक्स जो है यहां पर आपको कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा, दैट इज कंप्लायंस। ठीक, वहीं आपको डीडी कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया जा रहा है कि अगर आप क्या करना चाहते हैं बच्चों, कंप्लायंस और ऑडिट में जाना चाहते हैं तो डीडी। और तीसरा है बच्चों सीएफ। ठीक है, कंप्लायंस कंप्लायंस कंप्लायंस, ये 3 सब्जेक्ट आपके मेजरली कंप्लायंस के हैं बच्चों, जिसमें आप ऑडिट को भी सम्मिलित करेंगे। वेदर यू आर इन प्रैक्टिस और इन एम्प्लॉयमेंट, दे आर गोइंग टू हेल्प यू। चाहे आप प्रैक्टिस में हैं, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, आपको ये मदद करने वाले हैं टैक्स, डीडी और सीएफएल, ध्यान रखिएगा। पर मेजरली रिलेट्स टू कंप्लायंस एंड ऑडिट। किससे कहानी शुरू होती है बच्चों? कंप्लायंस और ऑडिट से। ठीक है, पर वहीं जब आपका ड्रीम कुछ लिटिगेशन वाला है, जब आपको कानूनी कार्यवाही करनी है, आपको ट्राइब्यूनल्स के दरवाजे खटखटाने हैं, आपको अगर तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख की बात करनी है, तो मुझे कहना चाहिए बच्चों आपको ड्राफ्टिंग आना चाहिए। ठीक है, मोर रिलेट्स टू लिटिगेशन। ठीक है, मोर रिलेट्स टू लिटिगेशन मतलब कुछ चीजें हैं जो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, कंप्लायंस के लिए भी मदद करेगी, लेकिन मोर रिलेट्स टू लिटिगेशन। ठीक है, डीआर लिटिगेशन, ठीक, सीआर लिटिगेशन, ठीक, एंड एमसीएस प्योरली लिटिगेशन। ठीक, इलेक्टिव आप पर डिपेंड करेगा आपने कौन सा लिया है। अगर मैं इलेक्टिव में इंसॉल्वेंसी इलेक्टिव की बात करता हूं तो अगेन लिटिगेशन, दोस्तों मेरी बात समझ में आ रही है? इंसॉल्वेंसी इलेक्टिव अगेंस्ट लिटिगेशन, अगेन लिटिगेशन। बात समझ में आई क्या? तो नाउ कंपनी सेक्रेटरीशिप, नाउ आई शुड से ICSI हैज डिवाइडेड इट्स फोकस, not only which was basically earlier available to compliance and audit, now it is made more focused toward the litigation. देख लो आज number of subjects toward litigation ज्यादा है। Sir, what about ethics? Ethics is something which basically whether you are in employment, whether you are in a practice, whether you are into litigation or whether you are into compliance, there are certain things that you need to keep in mind with yourself, but more relates to compliance. ठीक है, मोर रिलेट्स टू कंप्लायंस। बात समझ में आई? बताओ। ठीक है, तो एक सबसे पहली बात जो हमें समझ में आती है कि हमें कंप्लायंस और ऑडिट पे फोकस करना है। यदि हमें रेगुलर बेसिस पर होने वाले कंप्लायंसेस पे फोकस करना है, टाइम बेस्ड हो चाहे इवेंट बेस्ड हो, तो व्हाट वी नीड टू फोकस अपॉन इज बेसिकली द सब्जेक्ट्स व्हिच आर ऑफ कंप्लायंस। ठीक है, इट मे बी टाइम बेस्ड, इट मे बी इवेंट बेस्ड। पर वहीं जब मैं बात करता हूं बच्चों किसकी, मैं बात करता हूं बच्चों लिटिगेशन की, तो वी नीड टू फोकस अपॉन ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, अपीयरेंसेस, वी नीड टू फोकस अपॉन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, नॉन कंप्लायंस रेमेडीज, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी वैल्यूएशन, वाइंडिंग अप, और मेरा कहना है बच्चों MCS मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज। बोलो हां या ना? इतनी बात समझ में आती है दोस्तों? आर यू क्लियर विद ऑल दी बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ न्यू सिलेबस ऑफ ICSI इन रिलेशन विद CS? ठीक, मोर मुझे कहना चाहिए रोजान्मुख है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है, ज्यादा से ज्यादा जॉब जनरेट करेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा दिलवाएगा, क्योंकि आज की तारीख में डिमांड है। कंप्लायंसेस are to the extent
हैज एंड, बहुत बढ़ चुके हैं। बात समझ में आई? अब प्रश्न यह आता है कि श्रेयांश सर आप हमें क्या पढ़ाने वाले, व्हाट यू आर गोइंग टू टीच अस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं आपको लिटिगेशन बेस्ड 2 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूं, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज, एंड अदर वन इज कॉर्पोरेट रिस्क। मेरी बात समझ में आ, बोलो हाँ या, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। मैं लिटिगेशन सिखाने वाला हूं, मोर टुवर्ड्स लिटिगेशन, मोर टुवर्ड्स लिटिगेशन रादर देन कंप्लायंस। बात समझ में आती है इतनी? बोलिए हाँ या ना। चलिए, तो सबसे पहले आज जो शुरुआत की जा रही है दैट इज इन रिलेशन विद द रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज, करेक्ट, सब्जेक्ट की, जिसको ऑल्दो क्या कहते हैं हम लोग, डीआर। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज। ठीक है, बोलो क्या पढ़ने वाले हो, ये आपसे मैंने बातचीत कर ली थी। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं आप, तो मैंने आपको सिखा दिया था प्योरली लिटिगेशन। प्योरली किससे रिलेट करेगा दोस्तों, लिटिगेशन से रिलेट करेगा, प्योरली लिटिगेशन। बात समझ में आती? ठीक है, अब सबसे पहले इस सब्जेक्ट में आप पढ़ने क्या वाले हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपने नॉन कंप्लायंसेस किए हैं, इफ यू हैव नॉन कंप्लाइड द प्रोविजन, वेदर इट इज, बोलो बच्चों, इवेंट बेस्ड और इट इज टाइम बेस्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा रेगुलेटरी एक्शंस। ठीक है, रेगुलेटरी एक्शंस जो प्योरली लिटिगेशन है बच्चों। इसका मतलब अगर आपने नॉन कंप्लायंसेस किए हैं तो आपके अगेंस्ट क्या एक्शन ली जा सकती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और सबसे पहली चीज जो आपके अगेंस्ट हो सकती है वो हो सकता है इंस्पेक्शन। ठीक है, वो हो सकती है आपके साथ इंक्वायरी, वो हो सकती है इन्वेस्टिगेशन, वो हो सकती है बच्चों इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और पेनल्टीज, वो हो सकती है पनिशमेंट, और वो हो सकती है सर्च एंड सीजर। ठीक है, दिस इज द समथिंग इनिशिएशन ऑफ लिटिगेशन दैट वुड बी टेकन अगेंस्ट, आप चाहें तो पनिशमेंट इंक्लूड्स प्रोसिक्यूशन। यहां से लिटिगेशन की बच्चों शुरुआत होती। ठीक है, विच वुड बी अगेंस्ट द कंपनी विच हैज नॉन कंप्लाइड द प्रोविजंस और एप्लीकेबल लॉज, जिसके द्वारा प्रोविजंस को या एप्लीकेबल लॉ को फॉलो नहीं किया गया है, उसके अगेंस्ट ये सारी एक्शंस, मेरा कहना है, ली जा सकती है। ये सारी एक्शंस उसके विरुद्ध हो सकती है। दिस इज द पॉसिबिलिटी। अगर रेगुलेटरी एक्शंस हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि ये किनके द्वारा ली जाएंगी, तो अथॉरिटीज के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, बोलो हाँ या ना, ट्राइब्यूनल्स के द्वारा, कोर्ट्स के द्वारा आपके अगेंस्ट एक्शन ली जाएगी, आपको पनिशमेंट दी जाएगी, आपको पेनल्टी लगाई जाएगी, बोलो हाँ या ना। पर हो सकता है कि दिस पीपल में हैव अब्यूज देयर पावर। Correct. If you are not satisfied with the regulatory action, which is basically initiation of litigation, then what would you do is basically remedy. That you have. If you are not satisfied with the regulatory actions, तो remedies
against such regulatory actions। अगर कोई भी आपके द्वारा रेगुलेटरी एक्शन सही आपके अगेंस्ट ली गई है तो आपके पास उसको लेकर क्या रेमेडी होती है। तो जनरली आप कहते हैं ना रेमेडी मतलब व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो टू अपील। बोलो हाँ या ना। हम क्या और कर सकते हैं, तो हम कंपाउंडिंग करवा सकते हैं, हम गलती अगर मान लेते हैं तो ठीक है। कभी कभी हम देखते हैं सिविल अगर मामला हो तो हम सेटलमेंट कर सकते हैं। बोलो बच्चों। तो जहां आपके अगेंस्ट एक और कहीं रेगुलेटरी एक्शंस होती हैं वहीं आपको दूसरी और उन एक्ट में, क्योंकि हो सकता है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रेगुलेटरी एक्शंस, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि आपको सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए। यू शुड बी हर्ड, you should be given an action or right to move against such regulatory action if you are not satisfied with them। तो दूसरा हिस्सा जो इस सब्जेक्ट में आपको मिलेगा दैट वुड बी रेमेडी। पहला रेगुलेटरी एक्शंस एंड द सेकंड वन दैट वुड बी रेमेडीज। ये रेगुलेटरी एक्शंस कहां से डिराइव्ड हुई हैं? नॉन कंप्लायंसेस। अब ये रेगुलेटरी एक्शंस और रेमेडीज किससे हैं बच्चों? नॉन कंप्लायंसेस से जनरेट होती हैं ये रेगुलेटरी एक्शंस। अब बताओ मुझे कि ये नॉन कंप्लायंसेस कहां कहां होते हैं? उन एक्ट में होते हैं जहां कंप्लायंसेस को करने की जरूरत थी। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब जिन जिन एक्ट में मैं बात करता हूं प्योरली की कंप्लायंसेस हैं और अगर नहीं फॉलो किए तभी जाकर नॉन कंप्लायंसेस जनरेट होंगे। तो आज ये जो हमें बच्चों ये जो हमें रेगुलेटरी एक्शंस देखनी है वो उन एक्ट से मेजरली देखनी है बच्चों जहां पर कहीं ना कहीं आपको कंप्लायंसेस करने की जरूरत थी मेजरली। ठीक है, तो वहां पर उन सब में जो अगर कंप्लायंसेस आपने नहीं किया तो रेगुलेटरी एक्शंस आएंगी। चाहे अब ये एक्ट बच्चों कंपनीज एक्ट हो, चाहे ये अब सेबी एक्ट हो, चाहे अब ये SCRA हो, ठीक है, चाहे ये अब फेमा हो जहां आपको कंप्लायंसेस की जरूरत थी, चाहे अब ये इनकम टैक्स एक्ट हो, IT लिख दूं, IT एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, चाहे अब ये GST हो, किसी भी एक्ट में से इनमें से अगर आपने कंप्लायंसेस नहीं किए तो व्हाट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट यू इज अ बेसिकली रेगुलेटरी एक्शन। और मुझे कहना चाहिए इन सभी एक्ट में क्या आपके पास रेमेडी अवेलेबल है वो यहां बताइए इस सब्जेक्ट में। ठीक है, क्या यही ये सब्जेक्ट खत्म होता है? तो मेरा कहना है ऐसा नहीं है, इट इज नॉट येट कंप्लीट, अभी भी बातें बाकी हैं। तो बात समझ में आई? पर एक बात क्लियर है कि ये प्योरली क्या है बच्चों? लिटिगेशन है। आपको त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए रेमेडी के लिए अपने क्लाइंट के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, बोलो बात समझ में आती है? तो आपको कंपनीज एक्ट में कितनी रेगुलेटरी एक्शंस हैं ये सीखना है। आपको मेरा कहना है कि फेमा में कितनी रेगुलेटरी एक्शंस हैं ये सीखना है। ना सिर्फ आपको फेमा में बल्कि एंड FCRA में कितनी है ये सीखना है। ठीक है, इसके अलावा भी PMLA अवेलेबल है, कॉफी पोसा आपको अवेलेबल है बच्चों। उन्होंने हर एक मेजर एक्ट का जहां कंपनी सेक्रेटरी अपना स्कोप निकाल सकता है, जहां पर बेसिकली ट्राइब्यूनल्स होती क्या होती हैं? ट्राइब्यूनल्स होती हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज होती हैं, जहां पर कंपनी सेक्रेटरी अपना स्कोप बना सकता है। उन सभी एक्ट के बेसिकली रेगुलेटरी एक्शंस को आपको यहां है। वो नहीं चाहते कि आप एडवोकेट बने, बस वो ये चाहते हैं कि आप लिटिगेशन अपने कॉर्पोरेट के बिहाफ पर खुद भी करें। जरूरी नहीं है कि हर काम एडवोकेट करे, आपका भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए बिगा कंपनी। मेरी बात समझ में आती है क्या? बोलो दोस्तों, इज दैट क्लियर नाउ? So whether it is Companies Act, whether it is SEBI, whether it is SCRA, whether it is FEMA, whether it is income tax, whether it is GST, whatever in case of non-compliances, regulatory actions would be taken is available in your syllabus. And another way is basically मुझे कहना चाहिए बच्चों की remedies that is. फिर apart from it बच्चों इसके अलावा आपको और इस syllabus में क्या है तो ध्यान से समझिएगा।
is basically operation and mismanagement. ठीक है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, बेसिकली लिटिगेशन का ही पार्ट है ये बच्चों। पर ये कब, जब आप मेंबर्स के अगेंस्ट एक्ट कर रहे हो तो मेंबर्स लेते हैं, बोलो हाँ या नहीं। अगर डिपॉजिटर्स के अगेंस्ट कंपनी एक्ट कर रही है तो डिपॉजिटर ही एक्शन लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो तीसरा हिस्सा इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है वो है रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। ठीक है, इसके नाम में ही बहुत कुछ लिखा हुआ है। रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, ये हैं बच्चों नॉन कंप्लायंसेस और ये हैं रेमेडीज। मेरी बात समझ में आए? दिस इज हाउ द होल सब्जेक्ट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। वन, आई शुड से रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, दैट इज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट मोस्ट मेजरली। when it comes to non compliances, that is regulatory actions, और another one is remedy। ठीक है, जब मैं इनकी बात करता हूं बच्चों, रेगुलेटरी एक्शंस एंड रेमेडीज की, तो मैं सारे एक्ट की बात करता हूं। पर जब मैं ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स की, और वो भी ओनली इन रिलेशन विद द कंपनीज। बात समझ में आती है आप लोगों? बोलिए, क्या इतना सब कुछ आप लोगों को क्लियर है कि व्हाट दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट? आप क्या समझने वाले हैं, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट? अगर इनकम टैक्स में आपने कोई गलती कर दी तो क्या एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट यू? अगर फेमा में कोई गलती कर दी तो आपके अगेंस्ट क्या एक्शन ली जा सकती है? आपकी क्लाइंट के अगेंस्ट क्या एक्शन ली जा सकती है? एंड व्हाट रेमेडी यू कैन बेसिकली प्रोवाइड टू योर क्लाइंट, ये आपको सीखना। ठीक है, इट मे बी अपील, इट मे बी सेटलमेंट, इट मे बी कंपाउंडिंग। ठीक है, अब आपके जब मैं मॉड्यूल को देखता हूं, बिकॉज विच इज बेसिकली अ गाइडलाइन कि हाउ वी नीड टू प्रोसीड फर्दर, इट इज अ पाथ which has been basically decided और which has been confined कि इसी तरीके से हम क्वेश्चन पूछेंगे या इसी में से हम क्वेश्चन पूछने की कोशिश आपको करेंगे। दैट इज योर मॉड्यूल, करेक्ट है? मॉड्यूल की फ्रेमिंग में बच्चों और मेरे तरीके में थोड़ा सा अंतर रहेगा। आई वुड बी कंप्लीटली कवरिंग द मॉड्यूल, एवरीथिंग आई वुड बी कवरिंग, बट मेरे तरीके से। आपके मॉड्यूल ने सारी रेगुलेटरी एक्शंस एक साथ हर एक एक्ट की दे दी एक ही चैप्टर में। ठीक है, आपके मॉड्यूल ने एक चैप्टर में ही सारे एक्ट की रेगुलेटरी एक्शंस दे दी हैं। इसका मतलब कंपनीज एक्ट, सेबी, एससीआर, फेमा, एफसीआर, फेमा, आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी, सबकी रेगुलेटरी एक्शन एक साथ। ठीक है, सबकी पेनल्टीज एक साथ, सबकी पनिशमेंट एक साथ। ठीक है, और सबकी रेमेडीज एक साथ। और मैं जो आपसे बातचीत कर रहा हूं बच्चों, वो है बच्चों एक्ट टू एक्ट। व्हाई, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मैं एक्ट टू एक्ट आपको रेगुलेटरी एक्शंस बताऊंगा, रेमेडीज बताऊंगा, ताकि आपके एक्ट प्रिपेयर हो। ताकि आपके क्या प्रिपेयर हो बच्चों? एक्ट प्रिपेयर हो। यू आर नॉट नेसेसरीली टू इंडल्ज इनटू लिटिगेशन ऑफ एवरी एक्ट ऑफ इट। आप कंपनीज एक्ट में भी लिटिगेशन कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं करें। आप सिर्फ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, सेट प्रैक्टिशनर बन सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको सारी रेगुलेटरी एक्शंस एक साथ पढ़नी है। व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको हर एक एक्ट को रेगुलेटरी एक्शंस रेमेडीज के अकॉर्डिंग पढ़ना है। चाहे वो कंपनीज एक्ट हो, चाहे वो पीएमएल हो, चाहे एसएबी हो, चाहे एससीआर हो, चाहे फेमा हो, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, तो कहीं मॉड्यूल ने जिस चीज को कैसे डिवाइड किया है रेगुलेटरी एक्शन रेमेडीज से, मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? एक्ट वाइज रेगुलेटरी एक्शन एंड रेमेडीज, एक्ट वाइज रेगुलेटरी एक्शन एंड रेमेडीज, एक्ट वाइज रेगुलेटरी एक्शन एंड रेमेडीज। इज दैट क्लियर नाउ? क्या यह बात समझ में आती है अब? ठीक है, क्या शुरुआत की जा सकती है आप लोगों से बच्चों? बोलो हां या ना। तो सबसे पहले हम अगर रेगुलेटरी एक्शंस की बातचीत कर रहे हैं, सबसे पहले अगर शुरुआत की जा रही है कि रेगुलेटरी एक्शंस किस तरीके से बच्चों आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से ये होती हैं, तो हमें शुरुआत करनी चाहिए कंपनीज एक्ट 2013 की बच्चों, जहां पर हम सभी की बात करेंगे। पहले मैं बात करूंगा रेगुलेटरी एक्शंस की। इसकी बात करूंगा बच्चों, पहले मैं बात करूंगा रेगुलेटरी एक्शंस की। ठीक है, इसके बाद मैं बातचीत करूंगा बच्चों कंपनीज एक्ट 2013 में ही रेमेडीज की।
देयर आफ्टर आई वुड बी टॉकिंग अबाउट रेमेडीज की। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बोलो हां या ना। इज इट क्लियर नाउ? ठीक, उसके बाद आई वुड बी मूविंग टूवर्ड सेकेंड एक्ट विच में बी पीएमएलए, विच में बी फेमा, विच में बी एफसीआरए, विच में बी सेबी, विच में बी एससीआरए। बोलो करेक्ट। बट सबसे पहली शुरुआत हम बातचीत कर रहे हैं रेगुलेटरी एक्शन की, वो है बच्चों कहां से? कंपनीज एक्ट 2013 से। और वन बाय वन मैं सारी बातों को लेकर बातचीत करूंगा। इंस्पेक्शन की बात करूंगा, इंक्वायरी की बात करूंगा, इन्वेस्टिगेशन की बात करूंगा, पेनल्टीज की बात करूंगा, पनिशमेंट की बात करूंगा, सर्च एंड सीजर की बात करूंगा बच्चों, जो कब ली जा सकती हैं, ग्राउंड्स कौन से हो सकते हैं, उन पर फोकस किया जाएगा। एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्शन विच हैज बीन टेकन, देन मुझे बोलना चाहिए कि क्या रेमेडी आपके पास अवेलेबल होगी, फिर मैं उस पर फोकस करूंगा। बट इट वुड बी एक्ट बाय एक्ट, एक्ट बाय एक्ट और एक्ट बाय, ये होगा एक्ट से एक्ट, एक्ट से। क्या बात समझ में आती है आपको? ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों रेगुलेटरी एक्शंस जो दे रखी हैं बच्चों आपको कंपनीज एक्ट में, वो दे रखी हैं बच्चों 14th चैप्टर। सबसे पहली रेगुलेटरी एक्शंस जो स्पेसिफिकली क्लियर कट आपको दे रखी है, ऑल्दो पेनल्टीज तो हर जगह हर प्रोविजंस में है, पर मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पर बच्चों? सबसे पहली रेगुलेटरी एक्शंस क्लियर कट जो दे रखी हैं वो है इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, विच इज बेसिकली 29 चैप्टर हैं कंपनीज एक्ट 2013 में, आप जानते हैं बच्चों। बोलो क्या आप क्लियर हैं इस बात से? देयर आर हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? देयर आर, बोलो 29 चैप्टर अंडर कंपनीज एक्ट 2013, हाँ या? ठीक है, 470 सेक्शंस के साथ, 29 चैप्टर्स के साथ, 7 शेड्यूल के साथ। तो उसमें मेरा कहना है ये कौन सा चैप्टर है बच्चों? तो ध्यान रखिएगा ये चैप्टर है, बोलो दिस चैप्टर इज बेसिकली 14th चैप्टर। आई शुड राइट इन दिस वे, I should write in this way, that is inspection, inquiry and investigation. Getting my point? बोलो, जो चैप्टर सेक्शन 206 से लेकर 229 तक है, सेक्शन 206 से लेकर 229 तक है। मेरी बात समझ में आती है? 206 to 209 तक है ये। अब कई बार मतलब शुरुआत करने से पहले ही बच्चों के मन में यह सवाल होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। दैट ट्राई टू डिफरेंशिएट इंस्पेक्शन को, इंक्वायरी को और इन्वेस्टिगेशन को, वो डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं खुद से। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट सीआरपीसी वी आर कंसर्न ओवर हियर इज विद कंपनीज एक्ट। वहां पर जैसे इंक्वायरी, वहां पर जैसे ट्रायल और वहां पर जैसे इन्वेस्टिगेशन होती है, यहां पर प्लीज डोंट ट्राई टू मिक्स देम अप ओवर हियर। ऑल्दो ध्यान रखिएगा कुछ शब्दों को आप समझ सकते हैं, बट देयर इज नो डेफिनेशन एज सच प्रोवाइडेड ओवर हियर। तो आपको किसी भी रूप में ध्यान रखिएगा, इन इन्वेस्टिगेशन को या इस इंक्वायरी को, यू नीड नॉट टू मर्ज विद द वर्ड विच हैज बीन यूज्ड बेसिकली और डेफिनेशन विच हैज बीन यूज्ड इन सीआरपीसी। आपको वहां से इसे मर्ज करने की कोई जरूरत नहीं। बात समझ में आई? तो सर फिर हम कैसे समझेंगे इंस्पेक्शन को, इंक्वायरी को, इन्वेस्टिगेशन को? मैं आपको बताता हूं बच्चों क्या बेसिकली ब्रेन स्टॉर्मिंग की गई है। व्हाट हैज बीन माइंडसेट ऑफ द ड्राफ्टमैन व्हाइल ड्राफ्टिंग पर्टिकुलर एक्ट, वेदर इट इज इनकम टैक्स, वेदर इट इज जीएसटी, वेदर इट इज कंपनीज एक्ट, वो है कि कुछ एक्शंस ले लो, ठीक है, कुछ एक्शन ले लो और उन्हें नाम दे दो। उन्हें क्या कर दो? नाम दे दो। तो अगर मैं कोई कार्य करता हूं जिसमें मैं बेसिकली किसी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने जा रहा हूं, तो उस एक्शन को उन्होंने क्या नेम दे दिया? इंस्पेक्शन। और उसका एक तरीका दे दिया कि हम इस तरीके से इसे करने, ठीक है। फिर वहीं मैं अगर बात करता हूं कुछ और एक्शन मैं ले सकता हूं, तो उसे नाम दे दिया उन्होंने इंक्वायरी। कुछ और एक्शन में ले सकता हूं तो उसे नाम दे दिया इन्वेस्टिगेशन।
मेरी बात समझ में आई क्या? तो जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, स्कूल में मस्ती करता था, तो टीचर सजा देते थे। सजा कई प्रकार की होती थी। तो एक ऐसी सजा जिसमें कान पकड़कर एक बच्चे को ऊपर नीचे करना पड़ता था, हमें उस स्कूल में वो सजा देती थी। बोलो, उठा पटक करो या उठक बैठक करो, रादर उठक बैठक, दैट वाज द वर्ड व्हिच वाज यूज्ड। ठीक है, मुर्गे को देखकर बोला जाता था कि आपको उस तरीके से बनना है, ये एक तरह की और सजा हुई, तो कौन सी सजा बोल दिया गया? उसे मुर्गा बनना। बात समझ में आई क्या? देयर मे बी एन नंबर ऑफ थिंग्स। आप बोले ग्राउंड के 4 चक्कर लगा कर आओ, उसको भी एक सजा दे दी गई। तो इसका मतलब क्या है कि की जाने या ली जाने वाली एक्शन को नाम दे दिया गया कि अगर ये एक्शन लेंगे तो इसे हम इंस्पेक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये एक्शन लेंगे तो हमें इसे इंक्वायरी बोलेंगे, ये एक्शन हम लेंगे तो इसे इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे। तो बेसिकली मुझे इन शब्दों पर फोकस नहीं करना है, रादर व्हाट एक्शन इज बीइंग टेकन अंडर सच सिचुएशन, किन ग्राउंड्स पर कौन सी एक्शन ली जाती है, एंड हु इज बेसिकली इंटाइटल्ड टू टेक सच एक्शंस। इन ग्राउंड पर हमें इन्हें डिफरेंशिएट करने की कोशिश करनी है, पर पूरा पढ़ने के बाद 206 से लेकर 229 जब पढ़ लेंगे तो यू वुड बी बेसिकली able to know on what ground such actions are being taken, which person is basically entitled to take such actions, and what are the consequences which may incur in case of such action. ठीक है, तो इनको शब्दों से नहीं, बेसिकली हम लोग इनको प्रोविजन से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, बट कुछ सेक्टर या कुछ बेसिकली मुझे कह देना चाहिए कुछ फैक्टर्स के आधार पर वी वुड बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम, कि इसे हम इंस्पेक्शन कहेंगे, इसे हम इंक्वायरी कहेंगे, एंड इसे हम इन्वेस्टिगेशन। मेरी बात समझ में? बोलो बच्चों, गेटिंग माई पॉइंट? क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? बोलो। तो सबसे पहले जब मैं बात करता हूं बच्चों किसकी, इंस्पेक्शन की या इंक्वायरी की या इन्वेस्टिगेशन की, और इन्हें डिफरेंशिएट करने की जब मैं बात करता हूं, तो मैं इन्हें कौन से ग्राउंड पर डिफरेंशिएट करूंगा बच्चों? ग्राउंड्स पर। ठीक है, समझना पड़ेंगे कि कौन से ग्राउंड पर क्या होता है। दूसरा, पर्सन बाय whom such activity या action are undertaken, और तीसरा, consequences which may occur। बोलिए, तो आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि इन ग्राउंड पर ये एक्शन ली जाती है तो इसे एक्ट में इंस्पेक्शन कहा गया है, इन ग्राउंड पर ये इंस्पेक्शन ये एक्शन ली जाती है तो इसे इंक्वायरी कहा गया है, इन ग्राउंड पर ये एक्शन ली जाती है तो इसे इन्वेस्टिगेशन कहा गया है। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू। ठीक है, आप प्लीज डोंट कनेक्टेड विद द सीआरपीसी, ऑल्दो आप चाहते हैं तो समझने के लिए कर सकते हैं कि वॉट एवर वी डू फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, इट इज बेसिकली कॉल्ड एज इन्वेस्टिगेशन। Whenever we look into the affairs of the matters, it is called inquiry। और वहीं जब मैं बुक्स की इंस्पेक्शन की बात करता हूं तो इंस्पेक्शन कहता हूं, पर यहां पर मैंने माना कि आप उस तरीके से इसे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, किन ग्राउंड पर, किन लोगों के द्वारा और किन रिजल्ट्स को लेकर बेसिकली, या इनकी एक्शन का क्या रिजल्ट हो सकता है, आप ये अंडरस्टैंड यहां पर करेंगे। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू स्टार्ट विद ओवर हियर। बात समझ? तो सबसे पहले कीप इन माइंड विद योरसेल्फ दैट व्हाट यू आर फोकसिंग अपॉन इन योर करियर, ठीक है, दैट इज कंप्लायंस और लिटिगेशन। हो सकता है कि यू आर नॉट एबल टू डिसाइड विच वन इज बेटर टू यू एट प्रेजेंट। हो सकता है आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपके लिए आज यह क्या है, तो दोनों पर फोकस कीजिए एंड लेटर ऑन डिसाइड कीजिए। क्यों? क्योंकि बच्चों मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट शुड आई डू, सीए, सीएस, सीएमए। ठीक है, बिकॉज इतनी सोच के साथ हम गांव वाले लोग बच्चों क्या नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, तो व्हाट आई डिड, कीप ऑल ऑप्शंस अवेलेबल विद यू। तो मैंने सारे फॉर्म भर दिए, सीए, सीएस, सीएमए, व्हाटएवर इट इज, एंड देयर आफ्टर आई डिसाइडेड कि ठीक है, सीएस वुड बी सफिशिएंट इनफ इन माय करियर, आई कैन ग्रो अप माई सेल्फ, ठीक है, इनटू दिस फील्ड, इनटू दिस डिग्री और इनटू दिस एरिया। ठीक, तो ऐसे केस में मैंने फिर एक को कंटिन्यू कर लिया, बरोबर। तो अगर आपको यह बात समझ में नहीं आती कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर है,
कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर है, तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे कह देना चाहिए कि आप सारे ओपन रखिए। बात समझ में आई क्या? अरे बोलिए, हाँ या ना, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? तो सबसे पहला प्रोविजन जिसको मैं शुरू कर रहा हूं हियर इज इंस्पेक्शन। व्हाट आई एम स्टार्टिंग ओवर हियर इज इंस्पेक्शन। सबसे पहली बात मैं शुरू कर रहा हूं इज इंस्पेक्शन। ठीक है, सेक्शन 206 से है बच्चों, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक, कंडक्ट इंस्पेक्शन भी बताऊंगा इसी सेक्शन में, एंड इंक्वायरी। सेक्शन कौन सा है? 206। सेक्शन कौन सा है बच्चों? 206। ठीक है, सबसे पहली शुरुआत जो हो रही है वो है सबसेक्शन 1 से। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज सबसेक्शन 1। ठीक है, बोलो क्या कहा है, ध्यान से समझिएगा कि अगर आरओसी, बातचीत शब्द चल रही है आरओसी पर, तो हु हैज बेसिकली राइट टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं आरओसी की। ठीक है, आरओसी को ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो उसके पास अवेलेबल है, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज फर्निश्ड और फाइल्ड टू है, अगर किसी प्रकार के एक्सप्लेनेशन की, किसी प्रकार के इंफॉर्मेशन की, किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट की जरूरत है, तो वह कंपनी को नोटिस देकर मांग सकता है। दैट इज पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। आरओसी को यह अधिकार है कि वह आपसे इंफॉर्मेशन मांग सकता है। आई एम नॉट डायरेक्टली सेइंग अबाउट इंस्पेक्शन, मैं सबसे पहले आपको बोल रहा हूं कि आरओसी को यह अधिकार है कि आरओसी अगर चाहे तो आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन और डॉक्यूमेंट मांग सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला आरओसी इफ रिक्वायर्ड, आरओसी इफ या whenever, ROC if or whenever required, whenever required, call for information, explanation, call for information, explanation, even documents। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब जब भी इस तरह की अथॉरिटी किसी व्यक्ति को कोई भी एक्ट देता है, तो इसके साथ उनका कहना है कि एक लायबिलिटी भी दी जाती है। ठीक है, चलो अपन तो अभी सबसे पहले अधिकार की बात कर रहे हैं। आरओसी को जब भी जरूरत हो तो वो इंफॉर्मेशन बुला सकता है, एक्सप्लेनेशन, बोलो बच्चों, के लिए बोल सकता है, डॉक्यूमेंट के लिए बोल सकता है। ठीक है, टू बी गिवन और प्रोड्यूस्ड। ठीक है, विद इन द टाइम गिवन इन नोटिस, उतने समय में जितना समय नोटिस में दिया हुआ है, आपको ये क्या करना है बच्चों, ये इंफॉर्मेशन आपको दे देना है उतने समय में जितना समय दिया गया है इन द नोटिस। तो आरओसी को जब भी जरूरत होगी, आरओसी आपसे इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन और डॉक्यूमेंट मांग लेगा। ठीक है, अब ध्यान रखना मेरा क्या कहना है, इट इज अ नाउ ड्यूटी ऑफ कंपनी
and its officers. ड्यूटी ऑफ कंपनी एंड इट्स ऑफिसर्स, ये बच्चों क्या है, ड्यूटीज हैं कंपनी की और उसके ऑफिसर की, कि टू गिव, प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट। तो ध्यान रखना, जब जब भी किसी को पावर दिया जाता है इंफॉर्मेशन बुलवाने का, तब तब ध्यान रखिएगा बच्चों, किसी को ड्यूटी भी दी जाती है कि आपको उससे संबंधित नेसेसरी इंफॉर्मेशन सामने वाले को देना पड़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट? ये ड्यूटी के रूप में आपको फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आई क्या? बोलो बच्चों, हां या ना? इवन इफ past employees are called for information or explanation, such past employees shall also render or provide information or explanation। मतलब ध्यान रखिएगा, कोई ये कह के नहीं बच सकता कि मैं तो अब उस कंपनी का एम्प्लॉय हूं ही नहीं, अब मेरी क्या जिम्मेदारी, मैं कोई आपसे इंफॉर्मेशन आपको शेयर नहीं कर रहा। इस बात से कोई भी व्यक्ति अपने आप को बचा नहीं सकता दोस्तों। कीप इन माइंड, कैन नॉट सेव हिमसेल्फ, कैन नॉट escape from his liability, बच नहीं सकता। तो सर यहां तक कहां इंस्पेक्शन आ गया? इंस्पेक्शन अब आएगा। अभी तक तो हम सिर्फ बात कर रहे थे कि आरओसी के पास पावर है कि वह आपसे इंफॉर्मेशन बुलवा सकता है, और जहां जहां भी पावर होते हैं वहां वहां यह ड्यूटी होती है कि आपको इस नेसेसरी इंफॉर्मेशन को अवेलेबल करवाना पड़ेगा। इट वुड बिकम अ ड्यूटी। बात समझ में आई क्या? बोलो हां या ना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए आप। ये जो थर्ड सबसेक्शन है, बेसिकली इट गिव्स राइट टू आरओसी फॉर इंस्पेक्शन। ध्यान से सुनिएगा, वेयर इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन और डॉक्यूमेंट, ठीक है, एक साथ एक वर्ड यूज कर रहा हूं, नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है, बट अलग अलग तो होते हैं। इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड, डॉक्यूमेंट्स आर प्रोड्यूस, एक्सप्लेनेशंस आर प्रोवाइडेड। इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड, डॉक्यूमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड और एक्सप्लेनेशंस आर गिवन और प्रोवाइडेड, ठीक है। तो हमने ऐसी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन दी ही नहीं, ठीक है। हम कौन है, कंपनी या उसके ऑफिसर्स, या फिर दी है, वेयर सच इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन और डॉक्यूमेंट्स आर गिवन बट इनएडिक्वेट। बट क्या है, इनएडिक्वेट, दिए पर कम, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ सच इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन or documents, whatever the case is। ROC is satisfied, किस बात से satisfied है, that unsatisfactory state of affairs exist,
ठीक है, तो पहला ग्राउंड क्या हो गया इंस्पेक्शन का कि इंफॉर्मेशन मांगी और प्रोवाइड नहीं की गई। सेकेंड ग्राउंड क्या हो गया दी बट इनएडिक्वेट दी। और थर्ड ये हो गया कि जो इंफॉर्मेशन, बोलो, जो इंफॉर्मेशन मैंने दी है, एक्सप्लेनेशन मैंने दिए हैं, डॉक्यूमेंट मैंने दिए हैं, उनसे ऐसा लगता है कि अनसेटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ अफेयर्स एग्जिस्ट कर, वॉट एवर इट इज, कोई भी केस हो इनमें से, तो आरओसी क्या करेगा, आफ्टर गिविंग रीजंस देयर ऑफ, आफ्टर गिविंग रीजंस देयर ऑफ आरओसी, बोलो बच्चों, कॉल्स फॉर डॉक्यूमेंट फॉर इंस्पेक्शन। बात समझ में आई? तो व्हाट शुड आई से ओवर हियर इज, मुझे बोल देना चाहिए बच्चों कि, बताओ, मुझे बोल देना चाहिए कि इंस्पेक्शन करने के 3 ग्राउंड हो गए। जब आपसे इंफॉर्मेशन मांगी तब नहीं दी, दी पर अपर्याप्त दी, या फिर अनसेटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ अफेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तब। ठीक है, तो मैंने क्या कह दिया, एक डिफरेंशिएशन तो आपको आज बातचीत कर ली कि साहब क्या करता है, ग्राउंड्स क्या हो सकते, पहला जो डिफरेंशिएशन है कि ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं, बोलो हां या ना। पर्सन हूं मैं, तो अभी तक तो सिर्फ आरओसी की बातचीत की है, पर आगे और पढ़ना, कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत बात की बात, इंस्पेक्शन अगर किया या इंक्वायरी किए तो व्हाट मे बी द कॉन्सिक्वेंस, बोलो हां या ना। क्या इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को, आर यू क्लियर विद दैट? तो फिर आगे बढ़े, बोलो हां या ना। ठीक है, अब मैं आपसे अगली बात कर रहा हूं, दैट इज इंक्वायरी की। अगली बात जो आपसे चल रही है दैट इज बच्चों इंक्वायरी की, कि साहब इंक्वायरी कौन किन किन ग्राउंड्स पर कर सकता है। ठीक है, और फिर अपन देखेंगे कि रिजल्ट क्या हो। बात समझ में आए? तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर इज, हम लोग डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इंक्वायरी को, कैसे इंस्पेक्शन को और कैसे इन्वेस्टिगेशन को अलग किया जाए। बात समझ में आए? What we are intending to do is this. क्या समझ में आती है बात? चलिए, तो सबसे पहला मैं बात करता हूं आरओसी। सबसे पहली जो बातचीत चल रही है दैट इज आरओसी। अगेन करने वाला कौन है? आरओसी। कब? ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है या फाइल्ड है, या फिर अगर किसी ने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, अगर किसी ने क्या किया है, रिप्रेजेंटेशन दिया है या फाइल की गई है या इंफॉर्मेशन उसके पास जो अवेलेबल। ठीक है, बिलीव्स दैट, बोलो, उसको लगता है कि क्या किया जा रहा है कंपनी में। अब ध्यान से सुनना, अगर कंपनी में इनमें से कोई एक्शन ली जा रही है तो ध्यान में रखना है कि व्हाट एक्शंस आर बीइंग अंडरटेकन इनटू कंपनी। अगर इस इंफॉर्मेशन पर आरओसी को लगता है कि लॉज आर नॉट कंप्लाइड विद, कंपनी लॉ फॉलो नहीं कर रही है, कॉन्ट्रावेंशन कर रही है, या फिर ग्रीवियंसेस आर नॉट redressed, grievances are not redressed, या फिर affairs are carried out
अनलॉफुली और फ्रॉडुलेंटली। बोलो। तो ऐसे केस में अब ग्राउंड्स क्या हो गए बच्चों? चार। पहला, कंपनी लॉ को फॉलो नहीं कर रही, ग्रीवियंसेस को रिड्रेस नहीं कर रही, या फिर अनलॉफुली काम कर रही है, या फिर फ्रॉडुलेंटली चला रही है। बोलो हाँ या ना। ये दोनों टर्म इंडियन पिनल कोड के हैं बच्चों, आईपीसी के, अनलॉफुली और या इलीगल बेसिकली और फ्रॉडुलेंट। जब बात करेंगे आगे तो ये भी समझाऊंगा बच्चों कि हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। करेक्ट। तो इन ग्राउंड पर आफ्टर गिविंग OBH, that is Audi Alterum Partum या अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ROC में इंक्वायर इनटू अफेयर्स ऑफ सच कंपनी। तो इंस्पेक्शन के ग्राउंड्स अलग हो गए और इंक्वायरी करने के ग्राउंड्स अलग हो गए। बात समझ में आ रही है? तो एक सबसे पहला डिफरेंशिएशन आप जो क्रिएट कर चुके हो वो कहां से है? ग्राउंड से। ठीक है। अब दूसरा, इवन, आगे समझिएगा बच्चों, आगे समझिएगा, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो अथोराइज ROC और इंस्पेक्टर टू डू इंक्वायरी। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ROC और इंस्पेक्टर से इंक्वायरी किसी अदर ग्राउंड भी पर भी करवा सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि इंक्वायरी इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन दिस 3 या आई शुड से 4 मैटर्स, बट ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट प्रिजुडाइज टू दिस पावर ROC या इंस्पेक्टर से किसी और ग्राउंड पर भी क्या करवा सकती। बोलो हाँ या ना। आगे और, इफ it is found that, अगर पता चलता है कि अफेयर्स ऑफ कंपनी आर कैरिड आउट, बोलो बच्चों, यह पता चलता है कि अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग कैरिड आउट अनलॉफुली और फ्रॉडुलेंटली, तो ऐसे केस में, तो ऐसे केस में, तो ऐसे केस में बताओ बच्चों, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है? व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज पनिशमेंट अंडर सेक्शन 447 वुड बी अट्रैक्टेड against person convict। बात समझ में आए? तो सबसेक्शन 4 इज बेसिकली मोर रिलेट्स टू इंक्वायरी एंड सबसेक्शन 1 2 रिलेट्स टू पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन और सबसेक्शन 3 रिलेट्स टू इंस्पेक्शन। बोलो हाँ या ना। पर इंस्पेक्शन की शुरुआत अगर ROC को करनी है तो मेरा कहना है इट इज टू बी एक्सरसाइज ओनली आफ्टर सबसेक्शन 1 पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन कॉल नहीं की तो इंस्पेक्शन की शुरुआत ROC नहीं कर सकती। सबसेक्शन 5 और 6 में बच्चों, सबसेक्शन 5 एंड 6 में ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्शन के लिए फॉर इंस्पेक्शन में अथोराइज इंस्पेक्टर और स्टेचुरी अथॉरिटी। क्या कर सकती है? क्या कर सकती है बच्चों? इंस्पेक्टर और स्टेचुरी अथॉरिटी को बोल सकती है कि वो क्या करें? इंस्पेक्शन करें। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास
भी इंस्पेक्शन के पावर हैं, मतलब आरओसी के पास तो पावर है ही, पर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी क्या कर सकती है, किसी इंस्पेक्टर को बोल सकती है कि वो इंस्पेक्शन करे, और इवन मेरा कहना है किसी स्टेचुरी अथॉरिटी को भी कह सकती है कि इंस्पेक्शन, बरोबर क्या। तो अब कुल मिलाकर अगर मैं डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूं कि इन दो मामलों को बच्चों, इंस्पेक्टर को या इंस्पेक्शन को और इंक्वायरी को, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा इंस्पेक्शन का, ऑन द बेसिस ऑफ 3 ग्राउंड्स, ठीक है। वहीं इंक्वायरी का ऑन द बेसिस ऑफ 4 ग्राउंड, कैरिड आउट बाय आरओसी और स्टेचुरी अथॉरिटी, या फिर बाय इंस्पेक्टर, ठीक है। इंक्वायरी बाय आरओसी और इंस्पेक्टर, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेस वुड बी अ डिफरेंट थिंग टू डिफरेंशिएट, बट मेरा कहना है कि इंस्पेक्शन और इंक्वायरी में पहला डिफरेंस तो हमने ग्राउंड्स के आधार पर बना ही लिया बच्चों, कि एक एक्शन इन ग्राउंड्स पर और इन पर्संस के द्वारा ली जाएगी। बोलो हाँ या ना। अब यहां पर बच्चों मैं आज का लेक्चर समाप्त कर रहा हूं बच्चों। आज यहां तक इंस्पेक्शन और इंक्वायरी सीख ली है, ठीक। कल इसी से रिलेटेड बात और करेंगे अपन सेक्शन 207 208 में, और उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो इंस्पेक्शन और इंक्वायरी मेजरली मेरा कहना है कि कहाँ खत्म हो जाती बच्चों, इंस्पेक्शन और इंक्वायरी 206 207 एंड 208 में खत्म हो जाती। ठीक है, चलिए आज की यही क्लास समाप्त कर रहा हूं। मुलाकात होगी दोस्तों कल। धन्यवाद, शुभ दिन।